गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, उसका पेपर फर्स्ट, बिजनेस लॉ, व्यापारिक संनियम। कल अपन ने अध्ययन किया था अनुबंध, परिभाषा एवं अर्थ। इसके अंतर्गत अपन ने अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत दी गई परिभाषा और विभिन्न न्यायाधीशों एवं विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन किया था। आज का अपना टॉपिक रहेगा एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व या लक्षण। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने, ध्यान से याद करें, अच्छी तरह इसको तैयार करें। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है। वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व या लक्षण पॉइंट वाइज अपन अध्ययन करेंगे। उससे पहले अपन कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। वैध अनुबंध के कुछ लक्षणों का संकेत तो अनुबंध की परिभाषा में ही मिल जाता है, किंतु अधिनियम की धारा 10 में भी वैध अनुबंध के लक्षणों के संबंध में लिखा गया है। इस धारा के अनुसार सभी ठहराव अनुबंध हैं यदि वे उन पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता है, जो वैधानिक प्रतिफल तथा वैधानिक उद्देश्य से किए जाते हैं और जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किए जाते हैं। यह बात भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 में स्पष्ट की गई है। इसके अतिरिक्त इस धारा में यह भी लिखा गया है कि यदि भारत में प्रचलित किसी राजनियम द्वारा अनिवार्य हो तो ठहराव लिखित, साक्षियों द्वारा प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। धारा 2 उपधारा H तथा धारा 10 तथा अन्य धाराओं का अध्ययन करने से अनुबंध के कई महत्वपूर्ण लक्षण या आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। इनके अतिरिक्त न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर भी कई लक्षण स्पष्ट होते हैं। उन सभी लक्षणों का आगे अपन विवेचना कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण एक से अधिक पक्षकारों का होना। वैध अनुबंध का प्रथम एवं आवश्यक तत्व यह है कि इसमें दो या दो से अधिक पक्षकार होने चाहिए। इन दो पक्षकारों में एक प्रस्तावक या वचनदाता तथा दूसरा प्रस्ताव ग्रहीता या वचन ग्रहीता कहलाता है। प्रस्तावक प्रस्ताव रखता है और प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। जब प्रस्ताव ग्रहीता उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वैध अनुबंध का निर्माण होता है। इस प्रकार एक अनुबंध में कम से कम दो पक्षकारों का होना अनिवार्य है। अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए किए गए अनुबंधों में वचनदाता तथा वचन ग्रहीता को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए मकान किराए पर देने की स्थिति में मकान मालिक तथा किराएदार, माल के क्रय विक्रय की दशा में क्रेता तथा विक्रेता, पट्टे के अनुबंध की दशा में पट्टादाता तथा पट्टाधारी, यात्रा के अनुबंध में वाहक तथा यात्री, बीमा के अनुबंध में बीमाकर्ता तथा बीमित आदि नामों से पुकारा जाता है। तो ये पहला लक्षण स्पष्ट हो गया। यह लक्षण क्या है कि अनुबंध में कम से कम दो पक्षकार होने आवश्यक हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। अनुबंध का दूसरा लक्षण
प्रस्ताव एवं स्वीकृति अर्थात ठहराव। वैध अनुबंध के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि पक्षकारों के बीच ठहराव होना चाहिए। ठहराव का जन्म प्रस्ताव पर दूसरे पक्षकार द्वारा स्वीकृति देने से होता है। अतः ठहराव करने के लिए विधिवत प्रस्ताव किया जाना चाहिए, तत्पश्चात उस प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति भी दी जानी चाहिए। यहाँ यह बता देना अनुपयुक्त नहीं होगा कि यदि दो पक्षकार एक साथ एक ही समय पर एक ही वस्तु के क्रमशः क्रय तथा विक्रय के लिए प्रस्ताव करते हैं तो इससे ठहराव का निर्माण नहीं होता है। ये तो प्रति प्रस्ताव है और समान प्रकार के प्रति प्रस्ताव अनुबंध का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थानापन्न प्रस्ताव करना भी स्वीकृति के समान नहीं है। उदाहरण के रूप में अपन ये बता सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण इसका दें कि संता बंता को 500 रुपये का टीवी सेट बेचने का प्रस्ताव करता है। बंता उनको खरीदने की स्वीकृति दे देता है तो यह संता एवं बंता के बीच एक ठहराव माना जाता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको और स्पष्ट करता हूं इस पॉइंट में कि सी बी को 50,000 रुपये में कार बेचने का प्रस्ताव करता है। बी उसे 40,000 रुपये में खरीदने की स्वीकृति दे देता है। यह स्वीकृति नहीं, स्थानापन्न प्रस्ताव है, अतः ठहराव नहीं माना जाता है। समझ गए इस बात को कि 50,000 रुपये में कार बेचने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन जो क्रय करने वाला है उसने 40,000 रुपये में खरीदने की स्वीकृति दे दी, तो यह स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। इसे अपन किस नाम से जानेंगे? स्थानापन्न प्रस्ताव के नाम से जानेंगे। अतः इसमें ठहराव का निर्माण नहीं होता है। तीसरा लक्षण वैध अनुबंध का, वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। यदि दो पक्षकार आपस में कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिनका उद्देश्य या मंतव्य आपस में किसी प्रकार का वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है तो वह ठहराव वैध अनुबंध नहीं बन सकता है। व्यवहार में हम कई ऐसे ठहराव करते हैं, जैसे साथ साथ घूमने जाना, खाना खाना, कार्यालय जाना, सिनेमा जाना आदि। ऐसे ठहरावों का उद्देश्य आपस में वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं होता है। यदि कोई साथी इसमें साथ न दे सके तो दूसरे साथी या साथियों को कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता है। चौथा लक्षण या विशेषता है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। यह विशेषता आगे चैप्टर के रूप में डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ पे अपन शॉर्ट में अध्ययन कर सकते हैं। अनुबंध का वैध होने के लिए यह भी आवश्यक है कि अनुबंध करने वाले पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। ये 3 प्रकार के व्यक्ति माने गए हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं मानी जाती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका एक चैप्टर अलग से डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। इसका एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है, उसका अपन डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में यह विशेषता के रूप में अपन शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। तो अपन चर्चा कर रहे थे सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। उसमें नंबर 1 अवयस्क व्यक्ति, अर्थात सामान्यतः 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति। दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, अर्थात वह व्यक्ति जो अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभावों को नहीं समझ सकता हो, जैसे
पागल व्यक्ति या पैदाइशी मूर्ख व्यक्ति। तीसरा, राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, दिवालिया आदि। ये धारा 11 के अंतर्गत यह बात स्पष्ट की गई है। अवयस्क या अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा किए गए अनुबंध व्यर्थ होते हैं, किंतु यदि अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति उस समय अनुबंध करता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ है, तो उसके द्वारा किया गया अनुबंध वैध हो सकता है। यह बात धारा 12 में बताई गई है। राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति के साथ किए गए अनुबंध को प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकता है। तो इस समय अपने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर स्पष्ट की है, वो आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति यदि उस समय अनुबंध करता है जबकि उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो, तो उसके द्वारा किया गया अनुबंध वैध हो सकते हैं। जैसा कि अपन ये कह सकते हैं कि कुछ व्यक्ति सीजनल पागल होते हैं, यानी 12 महीने में 4 महीने वो स्वस्थ रहते हैं और बाकी महीने 8 महीने वो अस्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब 4 महीने में जब स्वस्थ रहते हैं पूर्णतया, तो अगर वो उस समय कोई अनुबंध करते हैं तो वह अनुबंध वैध माना जा सकता है। अगली विशेषता है सहमति। वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों की सहमति का होना भी परम आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि ठहराव के सभी पक्षकारों को ठहराव की प्रत्येक बात के लिए समान भाव से सहमत होना चाहिए। अगली छठी विशेषता है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। यह भी आगे एक चैप्टर दे रखा है, उसमें अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अपन शॉर्ट में इसका उल्लेख करते हैं। वैध अनुबंध के लिए सहमति का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि वह सहमति भी पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए। यदि शारीरिक एवं मानसिक दबाव अथवा धोखे या भ्रम या गलती से अनुबंध के लिए सहमति दी जाती है, तो वह स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाती है। उदाहरण के लिए अपन यह कह सकते हैं कि सी बी को मारने की धमकी देकर उसके 10 लाख रुपए के बंगले को 2 लाख रुपए में खरीदने का अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लेता है, तो यह अनुबंध व्यर्थ है, क्योंकि बी ने स्वतंत्रतापूर्वक सहमति नहीं दी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि अधिनियम में निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राप्त सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया है कि 5 प्रकार की ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिनमें अगर कोई पक्षकार सहमति देता है जिनसे प्रभावित होकर के, तो उसे स्वतंत्र सहमति की श्रेणी में नहीं माना जाता है। धारा 14 में उल्लेख किया गया इन 5 बातों का, उसमें नंबर 1 है उत्पीड़न, अर्थात बल प्रयोग द्वारा सहमति प्राप्त करना, धारा 15 में। सेकंड, अनुचित प्रभाव द्वारा प्राप्त सहमति, धारा 16, अथवा कपट या धोखे से प्राप्त सहमति, धारा 17, अथवा मिथ्या वर्णन द्वारा प्राप्त सहमति, धारा 18, अथवा गलती के आधार पर प्राप्त सहमति, धारा 20, 21 तथा 22। इन 5 बातों में से कोई भी बात से प्रभावित सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जा सकता है। यदि सहमति प्रथम 4 तत्वों में से किसी भी बात से प्रभावित हो, तो ठहराव पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होगा, किंतु यदि सहमति तथ्य संबंधी गलती या विदेशी राजनियम संबंधी गलती के आधार पर प्राप्त की गई हो, तो वह ठहराव व्यर्थ माना जाता है। अगली विशेषता है वैधानिक प्रतिफल का होना आवश्यक। वैध ठहराव के लिए वैध प्रतिफल का होना अनिवार्य है। बिना प्रतिफल के ठहराव सामान्यतः व्यर्थ होते हैं, धारा 25। प्रतिफल कुछ के बदले कुछ है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं
प्रतिपल वह कोई वस्तु, कार्य से विरति या उसका वचन जो वचनदाता को अपने वचन के बदले वचन ग्रहीता से प्राप्त होता है। वास्तव में यह वचन ग्रहीता द्वारा वचनदाता के वचन का मूल्य है। यह नगद या किसी अन्य रूप में हो सकता है जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जा सकता हो। यदि यह किसी एक पक्षकार के हित, लाभ या अधिकार के रूप में भी हो सकता है, जबकि दूसरे पक्षकार की हानि, अहित, त्याग के रूप में हो सकता है। यह वर्तमान, भूत एवं भावी हो सकता है। अगली विशेषता है वैधानिक उद्देश्य। वैध अनुबंध की वैधता के लिए ठहराव का उद्देश्य भी वैध होना आवश्यक है। निम्नलिखित प्रकार के ठहराव का उद्देश्य विधि विरुद्ध माना जाता है और व्यर्थ होता है। धारा 23 के अंतर्गत ये बात बताई गई है। नंबर 1, यदि वह ठहराव ऐसा जिसे करना राजनियम द्वारा वर्जित है, जैसे बिना लाइसेंस प्राप्त किए शराब का व्यापार करने का ठहराव। दूसरा, यदि वह ठहराव ऐसा है जिसे मान्यता देने से किसी कानून की व्यवस्थाएं निष्फल या प्रभावहीन हो जाती है, जैसे किसी मौद्रिक प्रतिफल के बदले दूसरे की संतान को गोद लेने का ठहराव विधि विरुद्ध है, क्योंकि ऐसे ठहराव से हिंदू लॉ की व्यवस्थाएं निष्फल हो जाती हैं। तीसरा, यदि वह ठहराव कपटपूर्ण उद्देश्य से किया जाता है, इसका उद्देश्य कपटपूर्ण हो तो वह अवैधानिक उद्देश्य में शामिल किया जाता है। चौथा, यदि वह ठहराव किसी व्यक्ति या संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला है। पांचवा, यदि वह ठहराव अनैतिक, जैसे वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गहने उधार देना या मकान किराए पर देना। छठा, यदि वह ठहराव लोक नीति के विरुद्ध है, जैसे रिश्वत से परीक्षा में पास करने या कोई पदवी या अलंकरण को प्राप्त करना। तो ये 8वीं विशेषता कंप्लीट हो गई। 9वीं लक्षण या विशेषता निश्चितता। अनुबंध का एक प्रमुख तत्व यह भी है कि इसमें निश्चितता पाई जाती है। जिस ठहराव में अनिश्चितता पाई जाती है वह ठहराव अनुबंध नहीं बन सकता है। जिन ठहरावों का अर्थ निश्चित नहीं किया जा सकता उन्हें भी परावर्तित नहीं कराया जा सकता है। धारा 29। 10वीं विशेषता निष्पादन की संभावना। वैध अनुबंध वह है जिसका पक्षकारों द्वारा निष्पादन किया जा सके। यदि किसी ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो जाता है तो वह ठहराव व्यर्थ होता है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिन्हें निष्पादित करना प्रारंभ से ही असंभव होता है। दूसरी ओर कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जिनको करते समय तो निष्पादित करना संभव होता है, किंतु बाद में कुछ परिस्थितियों के कारण निष्पादन करना असंभव हो जाता है। यह उल्लेखनीय है कि निष्पादन की असंभाव्यता मूल्य बढ़ने, हड़ताल या तालाबंदी होने अथवा अन्य व्यापारिक कारणों से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसी असंभाव्यता तभी उत्पन्न हुई मानी जाती है जबकि पक्षकारों के लिए उसका निष्पादन करना बिल्कुल ही असंभव हो जाए, न कि केवल अत्यंत कठिन या महंगा। जैसे अपन उदाहरण दे सकते हैं कि सी बी से यह ठहराव करता है कि वह उसके लिए 500 रुपये में जादू से खजाना ढूंढ देगा। यह ठहराव असंभव कार्य करने का है, अतः इसे व्यर्थ माना जाता है। अगली 11वीं विशेषता है ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहरावों में से न हो। हमारे देश के अनुबंध अधिनियम की कुछ धाराओं के अंतर्गत कुछ ठहरावों को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया हुआ है। यदि कोई ठहराव उन ठहरावों में से हो तो वह कभी भी वैध नहीं हो सकता है। अतः ठहराव की वैधता के लिए यह आवश्यक है कि ठहराव उन ठहरावों में से नहीं होना चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर रखा है। उदाहरण के लिए
अवयस्क या अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ किए गए ठहराव, बिना प्रतिफल के ठहराव, अवैधानिक उद्देश्य या प्रतिफल के ठहराव, वयस्क व्यक्ति के विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, असंभव कार्यों के ठहराव आदि कुछ ऐसे ठहराव हैं जो प्रारंभ से ही व्यर्थ घोषित होते हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख अपन ने ऊपर भी किया है। आगे अपन इनका उल्लेख व्यर्थ ठहराव वाले अध्याय के अंतर्गत करेंगे। 12वीं विशेषता है वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना। अनुबंध लिखित साक्षी द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि किसी संबंधित अधिनियम द्वारा ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया हो, किंतु जहां किसी राजनियम द्वारा ऐसी औपचारिकताएं नहीं लगाई गई है, वहां पर अनुबंधों को किसी भी रूप में राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। अनुबंध सामान्यतः लिखित, मौखिक अथवा गर्भित किसी भी रूप में हो सकता है। उपयुक्त वर्णित सभी तत्व एक वैध अनुबंध में एक साथ पाए जाने आवश्यक है। यदि किसी ठहराव में इनमें से किसी भी तत्व का अभाव है तो वह ठहराव कानून से प्रवर्तित नहीं करवाया जा सकेगा। धन्यवाद।